नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र सरकार की तरफ से वंदे मातरम को लेकर के एक नया प्रोटोकॉल बनाया गया है। दरअसल राष्ट्रगान से पहले 6 पंक्तियां जो है वंदे मातरम की, वो अनिवार्य कर दी गई है। यानी गाया भी जाएगा और बजाया भी जाएगा। किस किस मौके पर ये गाना बजेगा, जो राष्ट्रीय गीत है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि विधान परिषद में आज सुनील सिंह फिर आक्रामक रूप में दिखाई दे रहे थे। दरअसल वहां विजय सिन्हा के कामकाज की तारीफ हो रही थी। सभी लोग, विपक्ष के भी कई एक एमएलसी है, वो भी तारीफ कर रहे थे। लेकिन सुनील सिंह जो है हर बार की तरह कुछ अलग बोलने में माहिर होते हैं। इस बार भी उन्होंने कह दिया कि बिना पैसा के तो कोई काम ही नहीं होता है। यानी विजय सिन्हा से भी भिड़े और अशोक चौधरी से लगातार 2 दिनों से एमएलसी जो सुनील सिंह है वो भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ चर्चा करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएलएम। तो उपेंद्र कुशवाहा ने अब एक नई टीम बनाई है। वो टीम क्या है, कौन कौन लोग उसमें शामिल है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर, और साथ में है पत्रकार अश्विनी कुमार। सर, शुरुआत करते हैं। जो वंदे मातरम को लेकर के नया प्रोटोकॉल बन गया है, बिहार में जो विधायक है, एमएलसी हैं, सब विरोध पे आज उतर गए। बोले कि हम जो है अंग्रेज के दलाल के गुलाम थोड़े हैं कि हम जो ये करेंगे, जो बोलेंगे वही करेंगे। देखिए, भारत सरकार ने एक नया नियम लागू किया है कि अब स्कूलों में या सार्वजनिक स्थलों पर जहां भी कोई आयोजन होगा सरकारी, उसमें जनगण मन से पहले जो है वंदे मातरम गाया जाएगा, है ना। 3 मिनट कुछ सेकंड का है, उतना तक बजेगा भी और लोग गाना भी गाएंगे भी, सावधान मुद्रा में खड़े रहना और सम्मान मुद्रा में जो है खड़ा भी रहना। उसके बाद जनगण मन का होगा। तो अब इसको लेकर ये तो बहुत दिन से चल रहा था, है ना। सरकार कई बार कोशिश की थी, लोकसभा और राज्यसभा में भी इसको लेकर काफी हंगामा चर्चा भी मातरम पर। हाँ, और इसमें खास करके मुस्लिम विधायक इसका शुरू से विरोध करते रहे कि ना, हम नहीं कर सकते, हमारे ये में कहीं से नहीं है वंदे मातरम गाने का। तो जब यह प्रोटोकॉल लागू हो गया है, पूरे देश में गाया जाएगा, तो बिहार में भी लागू हो गया। तो इसका विरोध जो है राजद के लोग शुरू कर दिए कि नहीं, हम नहीं गाएंगे, पहले जनगण मन पहले गाएंगे, उसके बाद हम वंदे मातरम भी गाएंगे। इस तरह का वो लोग विरोध कर रहे हैं। राजद के हैं सुरेंद्र राम विधायक, उन्होंने तो खुला विरोध कर दिया जी। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि हम जनगण मन का जितना सम्मान करते हैं, उतना ही सम्मान हम वंदे मातरम का भी करते हैं। तो ये सब भी उन्होंने कहा। लेकिन संकोच किस बात का है? लेकिन गाने से तो पहले जिस तरह से जो नियम आया है सरकार का, भारत सरकार का, उसमें है कि पहले गाना होगा। तो बोल रहे हैं कि नहीं, पहले हम नहीं गाएंगे। अब इसका सियासी रंग लोग दे रहे हैं, विपक्ष, सत्ता दल के लोग तो कहते ही सत्ता दल के लोग। लेकिन बड़ी बात कह दी है आरजेडी के विधायक है सुरेंद्र राम, अंग्रेजों के दलालों के आदेश को हम नहीं मानते हैं। देखिए, इस वंदे मातरम के दलाल कह रहे हैं। वंदे मातरम के बारे में कहा गया था, आलोचक कहते थे कि इसकी जो रचना की गई है अंग्रेजों के दलाली के तौर पर, उनको खुश करने के लिए चारण गीत है ना। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। यह जो है भारत की संस्कृति और भारत की जो है सीमा रेखा और भारत में का जो स्वरूप है, उसका इसमें चित्रण है। और भारत माता को माँ के तौर पर पूजने की जो है ना, यह एक सीख देता है। जब देश रहेगा, देश की धरती रहेगी, तभी ना यहाँ का निवासी बचेगा। जब देश ही नहीं रहेगा तो लोग कहाँ रहेंगे? तो सबसे पूजनीय तो सही में है देश है और देश की धरती है। इसीलिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखे, उन्होंने इसको लिखा था, समझे।
और तब से यह जो है गीत गाया जा रहा है। हम्म, राष्ट्रगीत है, इसको राष्ट्रगीत की मान्यता मिली हुई है। राष्ट्रगान जनगण मन राष्ट्रगान है हम्म, और यह राष्ट्रगीत। हम्म, तो इसमें आपत्ति करने की कोई बात नहीं थी, लेकिन राजद वाला इसका सियासी हम्म, लाभ उठाना चाहते हैं। हम्म। लाभ है इसलिए कि क्योंकि मुस्लिम इसका शुरू से विरोध कर रहा है। विधायक आज भी AIMIM के विधायक जो गुलाम है सरवर। गुलाम सरवर, उन्होंने खुला विरोध कर दिया कि हम ये सब नहीं करेंगे, हम लोग नहीं गाएंगे, है ना, उन्होंने खुला विरोध कर दिया। तो राजद की यही सोच है कि अगर हम इसके पक्ष में खड़ा होते हैं सीधे तौर पर सरकार के इस फैसले पर, तो मुसलमानों का वोट खिसक जाएगा। मुसलमानों को वंदे मातरम शब्द और जो ये गीत है उससे नाराजगी क्यों है भाई? नाराजगी गाने उससे, में देखिए वो वो लोग कहता है कि हमारे यहाँ हमारी पर मतलब संस्कृति में जो है ना, हम्म, बल्कि क्या कहता है, माता के पूजन की नहीं कोई परंपरा नहीं है रहे लोग। हम्म, हाँ, इसलिए जो है हम लोग नहीं करेंगे। हम्म, इस तरह की बात वो लोग उठाते रहा है। इसमें बात क्या है, क्या वंदे मातरम हम नहीं सुनिए, कहेंगे। मुस्लिम क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? आरजेडी तो समझ में आ रहा है कि मुसलमान जो वोट बैंक है वो छिटक जाएगा अगर हम समर्थन कर दिए तो, लेकिन मुसलमान आखिर क्या वजह है, क्यों विरोध इसका करते हैं? देखिए थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं वंदे मातरम से शुरू करते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग बात बता दें आपको कि 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जी। उस अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था। उस समय कांग्रेस ने कभी इसका विरोध नहीं किया। और गाने वाले कौन थे पता है आपको? रविंद्रनाथ टैगोर। जी। उन्होंने ही उन्होंने स्वरबद्ध गाया किया था सबसे पहले। इस गीत को और वहां गाया था। 1896 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वंदे मातरम एक ऐसा गीत था जिसके कारण हिंदू मुसलमान सब यूनाइट हुए थे और अंग्रेजों के खिलाफ जम के लड़े थे। सर ने जो कहा कि जो वंदे मातरम में वो चारण करने वाली बात है, थोड़ा सा करेक्ट कर देंगे। वो विवाद जो उठा था ना, वो जनगण मन को लेके उठा था। हालांकि ये कहीं से कोई सत्य नहीं है, उसमें जो एक अधिनायक शब्द जोड़ा गया है ना, तो हम अधिनायक का जनगण मन नहीं करेंगे, इसको लेके एक विवाद चल रहा था। तो वो विवाद को मतलब ऐसा कोई वो विवाद कुछ बड़ा नहीं, बाद में खत्म हो गया। ये उस चीज का विवाद था। फिर अब आते हैं वापस वंदे मातरम पे। तो वंदे मातरम मैंने बताया 1896 तक अधिवेशन में गाया गया। विरोध कब शुरू हुआ? देखिए, विरोध शुरू किया इसका मुस्लिम लीग ने, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। और नेहरू जो थे, पंडित नेहरू, वो कई मौकों पर जिन्ना के दबाव में आ जाते थे राजनीति में, देखिएगा तो। और गांधी जी भी जो थे वो नहीं चाहते थे कि जो देश का बंटवारा हो, इसलिए वो जिन्ना की बात को मानने की कोशिश करते थे। लेकिन जिन्ना के दिमाग में पहले से सेट था टू नेशन थ्योरी। आप पीछे चलते जाइएगा, इतिहास देखते जाइएगा, तो डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में आप थोड़ा सा भी पढ़िएगा ना, तो वो वहां से स्पष्ट हो जाता है। तो वो सब चीजें थी। उसके बाद जब देखा कि मुस्लिम लीग इस पे ऐतराज जताने लगा है, तो कांग्रेस मजबूरी में 1936 में इस चीज का कांग्रेस के तरफ से ये किया जाने लगा कि जो उसमें से जो पैरा है भगवान को लेकर उसको हटा दिया जाए। और उसके बाद जब बवाल मचा, तो बाद इस चीज को और कंट्रोवर्सी होने लगी, तो ये तय किया गया, दो हिस्सों में बट गया था। एक हिस्सा चाहता था कि जो राष्ट्रगीत जो है, राष्ट्रगान जो है, सो वो वंदे मातरम ही बने। एक हिस्सा चाहता था कि जो नहीं, राष्ट्रगान जो है सो वो जनगण मन बने। और एक हिस्सा वो चाहने वाला हिस्से में ज्यादा लोगों की संख्या थी उधर की, मुस्लिम लीग वालों की, सीधी सी बात है। तो उसके बाद क्या किया गया, बीच का रास्ता निकाला गया कि राष्ट्रगान बना दिया गया जनगण मन को, और राष्ट्रगीत बना दिया गया वंदे मातरम को। दोनों में अंतर क्या है? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अंतर क्या है? राष्ट्रगान जो है वो संवैधानिक तौर पे अगर राष्ट्रगान कहीं भी बजता है, तो ये नियम है कि आपको वहां खड़ा होना पड़ेगा सावधान की मुद्रा में। ये नियम है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन जब गीत की बात होती है, तो राष्ट्रगीत में आपकी एक स्वेच्छा होती थी कि जो आपका इच्छा है तो आप खड़ा होइए, नहीं इच्छा है तो नहीं खड़ा होइए, शामिल होना है तो ये, नहीं होना है तो नहीं होइए। तो जो मुस्लिम लीग से जो ये परंपरा चलते आई, तो उसके बाद क्या था, भारत में नैरेटिव सेट करने की एक कोशिश रही है शुरू से, और अल्पसंख्यकों को अपनी ओर रिझाने के लिए ये चीज किया गया। कांग्रेस ने जब इसका विरोध शुरू किया, तो मुसलमानों को लगने लगा कि जो नहीं, ये हमारे हित में नहीं है, ये विरोध का ही चीज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भारत में सब मुसलमान ऐसे हैं, भारत के ही मुसलमान थे ना, बिस्मिल खान थे, बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे जो अंग्रेजों की लड़ाई लड़े, और वो उस गीत को गाने में कोई परहेज नहीं किया, वही वंदे मातरम गा के वो आगे बढ़े थे। लेकिन एक वर्ग ऐसा था जो सीधे सीधे अभी भी जिन्ना को सपोर्ट करता है। ये बोलने में मुझे कहीं से कोई
दो राय नहीं है, वो डर से नहीं बोलता है, जिन्ना का नाम नहीं लेता है। नहीं तो अगर देखिएगा अंतरात्मा की बात है तो स्वतः उसके मुंह से निकलता है। सीधे से थोड़ा सा पीछे चलिए, सुपौल, याद है ना, आप ही ने वो खबर दिखाई थी वहां का, पहले और सिवान की घटना आपने देखा, सुपौल की घटना आपने देखा, तो ये खबर चली थी। लोगों के मन में अभी भी वो चीज बैठा हुआ है। कुछ लोग ऐसे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा समुदाय की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो उस तरफ जाते हैं, और कुछ लोग को जो लीड करते हैं ना, मुखिया जो है, वो चाहते हैं कि इन लोगों को हम बरगला के रखें, तो वो इस तरह का विरोध करना शुरू कर देते हैं, जिसमें आप देखिए कि AIMIM के पार्टी के जो है उसका एक अपना उन्होंने सेट करके रखा कि हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि शुरू से इस चीज का विरोध होता है। ये सेट कर दिया गया दिमाग में कि जो वंदे मातरम जो है सो वो मुस्लिम विरोधी है, गीत है, सेट कर दिया गया, सीधी सी बात है। तो बाकी जो पकड़ा, आप दिमाग में कोई चीज आप एक बार डाल दीजिएगा ना, तो निकालने में बड़ी मुश्किल होती है। इस पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब भाजपा की तरफ से ये नियम लाया गया, प्रोटोकॉल, तो वो भी तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुनाने के लिए राजनीति इस पे कर रही है। आप एक चीज देखिए, सीधी सी बात है रितेश जी, राजनीति की बात पे अलग आएंगे, राजनीति की बात पे आप चाहेंगे तो सीधे से कहिए कि पूरा का पूरा विपक्ष जो है ना फिर से फंस गया, और भाजपा जिस पिच पे बैटिंग कराना चाहती थी उसको ये लोग करने लगे वहां जाके, जो इनकी गलती होती है हर बार। और रही बात कि जो राजनीति और गाने को लेके, गीत को लेके आप आते हैं, तो आपका देश का जिस चीज से शौर्य जुड़ा हो, आपकी संस्कृति जुड़ी हो, आपका रूट जुड़ा हो, उस चीज को आप खोने लगेंगे ना, तो आपका देश जो है सो वो खत्म हो जाएगा। तो कभी भी अपने रूट को नहीं खोइए। लोग कई बार कहते हैं ना कि नाम बदलने से क्या होगा, नाम बदलने से क्या होगा। नाम बदलने से बहुत कुछ होता है, एक भावना जुड़ी होती है उस नाम से, और जब इतिहास को बिल्कुल जोड़ेंगे, लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। और भारत में जो इतिहास के साथ हुआ है ना, वो दुनिया के बहुत कम हिस्सों में ऐसा हुआ है। नामकरण से क्या होता है? आप अपने बच्चे का नामकरण, अपने घर का नामकरण किस हिसाब से करते हैं, है ना? आप अपनी संस्कृति के हिसाब से करते हैं, संस्कृति के हिसाब से। तो जो नामकरण हो रहा है चेंज, सारा शहर का नाम, क्योंकि बहुत दिनों तक मुगल यहाँ शासन किया, है ना, तो ये जो है सब जगह का नाम कर दिया, तो उसको अब हिंदू के नाम पर किया जा रहा है। सीधी सी बात है, क्योंकि जो जिस समय शासन में रहता है ना, वो चाहता है कि हमारा जो शौर्य है सब तरफ फैले, तो वो चीज हुआ था। तो लेकिन हमारा उससे पहले भी तो हमारा का इतिहास रहा है, तो हम उस इतिहास को लेके चलेंगे ना, जो ज्यादा सुदृढ़ रहा है, जिसके कारण अभी तक भारत जैसा देश, जिस पर सबसे ज्यादा आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण किया गया है, सबसे ज्यादा कहिए कि जो लगभग 1000 वर्ष तक इस देश जो है जो आक्रमण ही सहता रहा, उसके बाद भी यह देश आज लगातार ग्रो कर रहा है, दुनिया की सबसे तीसरी इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं यही कारण है कि अपने मूल संस्कृति को जैसे भी हो उस संघर्ष रूप में भी पकड़ के रखा। तो वंदे मातरम को प्रोटोकॉल के रूप में लाना कहीं से कोई गलत नहीं है, ये तो हो गई मूल बात। अब आइए राजनीति की बात। तो विपक्ष इसमें फंसते जा रहा, और ये माँ माटी मानुष जो बंगाल में एक ट्रेंड चला हुआ है ना, ममता बनर्जी ने जो मतलब एक कनेक्टिविटी के लिए वहां के लोगों को रखा है ना, तो भाजपा के लिए एक मास्टर स्ट्रोक भी साबित होगा, क्योंकि ममता बनर्जी के ही जो सांसद थे वो वहां इसका विरोध कर रहे थे। तो अगर आप वंदे मातरम का विरोध करेंगे वहां, तो फिर माँ माटी मानुष वाली भी बात वहां आएगी, क्योंकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उसी बंगाल से जुड़े हुए आदमी थे। और कलकत्ता के अधिवेशन के 1896 में मैंने अभी आपको बताया कि वो गीत गाया गया था। तो इन सब चीजों के लिए गाए थे कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, वो भी है वहीं के, तो और वो भी वहीं के हैं। तो ये जो है बंगाल चुनाव भी नजदीक है, तो AIMIM के तो विधायक कहीं रहे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चुनाव है, बस चुनाव के वक्त जो है ये कर रहे हैं। AIMIM का एक स्पष्ट अपना नीति है, वो जो देखिए हर पार्टी के अपनी एक विचारधारा। AIMIM की जो धारा है, विचारधारा है, वह समझिए कि जिन्ना का जो है परिवर्तित रूप, थोड़ा संशोधित रूप, परिवर्तित नहीं संशोधित रूप है। इसमें कहने में कहीं से बहुत ज्यादा हार्ड शब्द हो जाता है, इतना हार्ड में हम नहीं जाएंगे सरकार। परिवर्तित रूप नहीं, संशोधित रूप। चलिए विधान देश से भी प्रेम है, लेकिन नहीं, देश से प्रेम है, लेकिन एक तबके को क्या होता है, वोट भी तो आपको चाहिए। तो हर समाज में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि एक ही समाज में जो है सो कट्टरवादी होते हैं, हर समाज में कट्टरवाद लोग होते हैं। तो कुछ वो कट्टरवाद लोग जो होते हैं ना, वो कभी कभी क्या करते हैं, दोनों हर धर्म में देखिएगा, जो धर्म को लेकर कट्टर होते हैं वो आपको कभी जो है सो व्याख्यान देने लगेंगे, दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, हर तरफ की, वो उसी तरह का रुख अपनाते हैं और लोगों का माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं। तो उस समुदाय में भी यही चीज हो रहा है, और कुछ हद तक कहीं कहीं देखिएगा, कुछ घटनाओं को यहाँ देखिएगा तो भारत इस समुदाय में भी हो रहा है, दोनों तरफ का, लेकिन एक तरफ कट्टरता ज्यादा है, दूसरे तरफ कट्टरता कम है, और कट्टर नहीं होना चाहिए किसी चीज को लेके।
संवेदनशील रहिए, हमेशा मैं बार बार कहता हूँ संवेदनशील एक रहिए। बात जान देखिए, AIM की स्थापना ही हुई है ओवैसी के जो बोल है, चाहे ओवैसी की पार्टी के जो विधायकों के बोल है, बिहार में तो मान लेते हैं थोड़ा संतुलित लोग बोलते हैं, उनके विधायक उस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं जैसा उनके छोटे भाई छोटे ओवैसी करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी। चाहे बहुत ज्यादा आक्रामक बात हाँ वो तो कर रहा है, चाहे जो है वो अबू आजिम महाराष्ट्र में, इस बार अबू आजिम की जो है बोलती बंद हो गई थी, भड़काऊ लेकिन भाषण ये लोग देते ये हैं। लोग भड़काओ जीत गई है AIM वहां अच्छी सीट नगर पालिका चुनाव में, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ गया अखिलेश सिंह की पार्टी को, समाजवादी पार्टी। तो ये लोग भी जानता है कि AIM अगर बढ़ेगी पार्टी तो हमारा ही हिस्सा खा जाएगी, उसकी ही रोटी खा जाएंगे। बिहार में भी सीमांचल में खा गया ना दोनों बार, बीच में भी खा गया सरकार नहीं। अगर सीमांचल साथ दे देता राजद को तो 2020 में राजद की सरकार बन जाती है ना, और उसी तरह से 2025 में भी है ना सीमांचल ही उसको खोखला कर, लेकिन तो इस बार तो पूरे सीमांचल का तो सीट गायब हुआ ना सर, 15 से 16 सीट ऐसे थे जहां AIM के कारण मुस्लिम वोट बटे और राजद को हानि हुई। तो इसलिए बता रहे हैं, इसीलिए चाहे महाराष्ट्र में किया ना भाई, इसको सपा को हानि हुई, और इस बार उत्तर प्रदेश में भी AIM पूरे दमखम के साथ उतरने जा रहा है। मैं सीधे सीधे 100 बात की एक बात और करता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में AIM जो है उत्तर प्रदेश में नहीं उतरी, नहीं लगी चुनाव, जो भी वजह हो, तो उसका नतीजा हुआ कि देखते हैं 37 सीट जीत गए अखिलेश यादव। चलिए, विजय सिन्हा की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। आज विधान परिषद में भी खूब तारीफ हो रही थी विजय सिन्हा की, जो विभाग उन्हें मिला है उसमें जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए तारीफ हो रही थी। विपक्ष भी तारीफ कर रहा था, लेकिन सुनील सिंह बीच में टपक पड़े, कहते हैं कि बिना पैसा के तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। देखिए सुनील सिंह बोले ना कि एक तो विधानसभा के विधान परिषद के सभापति भी उनके कामों की बड़ाई कर रहे हैं, कह रहे थे कि आपने जो शुरू किया, खास करके परिमार्जन जो जमीनों की जा रही है, उसके काम की ज्यादा प्रशंसा इनकी हुई। इसको लेकर जो विवाद चल रहा था सालों साल से लोगों का नहीं हो रहा, वह काम आपने पटरी पर ला दिया और उसमें प्रगति भी। इसको लेकर आज इनकी खूब चर्चा, मतलब वहां सराहना की गई, विपक्ष के लोग भी इनकी सराहना कर रहे थे। लेकिन इसी बीच सुनील सिंह राजद के MLC वो एक बात कह दिए पट से, हाँ सब अच्छा हो रहा है, लेकिन 543 कितना ब्लॉक है संख्या 543, तो वहां जो है बिना पैसा लिए काम नहीं होता है। तो एक तरह से उनको चंदन टीका लगाया जा रहा था विजय कुमार सिन्हा को, दूसरे तरफ ही है ना ऐसी बात बोल दिए कि जिस तरह से इनका वहां इनकी सराहना हो रही थी उस पर उन्होंने पानी फेर दिया सुनील सिंह ने। तो सुनील सिंह का यही काम है, कहीं भी वही बोले राजद का जो चरित्र है उसको सुनील सिंह भी पूरे आत्मसात किए हुए, इधर भाई वीरेंद्र उधर सुनील सिंह। एक चीज जरूर कहना चाहेंगे सुनील सिंह को लेकर। सुनील सिंह अब 2-3 साल 4 साल हमको लगता है 2020 के समय से ही या 2022 एग्जैक्ट हमको डेट याद नहीं है कि जो वो कब परिषद में गए थे और कब से वो एग्जैक्ट डेट याद नहीं, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो सुनील सिंह खाली विपक्ष का मतलब बार बार यही समझते हैं ना कि वहां सदन में जाके हल्ला करना, अशोक चौधरी जैसे लोगों से भिड़ जाना और सरकार की हमेशा निंदा करना। तो सुनील सिंह को ये समझना चाहिए कि विपक्ष का काम इतना ही नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई पैसा ले रहा है तो आप भी निकलिए। विजय सिन्हा तो बार बार बोलते हैं कि जो आप हमको सबूत दीजिए, हम एक्शन लेंगे और इनाम भी देंगे, इनाम भी देंगे और एक्शन भी लेंगे। तो सुनील सिंह यहाँ खाली बैठ के हल्ला करने से होगा? यहाँ बैठ के हल्ला करते हैं, सदन का काम अवरोध करते हैं और उसके बाद लोगों का पैसा जाया करते हैं। कुछ आप भी जहमत उठाइए, आपका भी बढ़िया नाम होगा, लोग आपको भी जाने, मतलब इस रूप में जानेंगे कि नहीं सुनील सिंह भी सक्रिय हैं और एकदम विपक्ष की बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। सरकार की नीति का विरोध करने के साथ साथ क्या होता है ना कि जो सरकार की जो खामियां है उसको भी उजागर करना होता है और उसमें कुछ सुधार लाने की जरूरत है तो वो सुधार नहीं लाया जाता है। जब कह रहे हैं कि पैसे, जब बिना पैसा के काम नहीं होता है तो आप ब्लॉक में जाइए,
वही तो मैं कह रहा पहले हूँ। सबूत अच्छा, कीजिए, अरे बिना विधायक हैं, आप अपने क्षेत्र में अरे जाइए, बिना पैसा दिखाइए का, वहाँ। अरे बिना पैसा का काम हाँ। नहीं होता। तो थोड़े दिन पहले ही पटना में जो जन संवाद कल्याण जो लगा हुआ था, विजय सिन्हा का जो दरबार लगता है, आपको पता है कौन थी उसमें? प्रतिमा दास आई थी, प्रतिमा दास कांग्रेस गई की हुई पूर्व थी। विधायक। तो उनको विश्वास था कि जो काम होगा, काम होता है, और जमीनी स्तर पे ये काम हो रहा है। सुनील सिंह का काम है ऐसे ही। देखिए, 2-3 विधायक है और सांसद ऐसे हैं ना, जिसको सिर्फ इसलिए रखा गया है कि, और कुछ प्रवक्ता भी ऐसे हैं, अब नाम सबका लेंगे तो थोड़ा विवाद हो जाएगा, जिसको पार्टी में सिर्फ इसलिए रखा गया है कि वो हल्ला करे। उनका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ हल्ला करेंगे, विवाद पैदा करेंगे, अवरोध पैदा करेंगे। और सुनील सिंह का ये इतिहास रहा है, कभी मुख्यमंत्री की मिमिक्री करने लगते हैं, कभी अशोक चौधरी से भिड़ जाते हैं, कभी किसी से भिड़ जाते हैं, हरदम लड़ाई करने के लिए आतुर रहते हैं। और भाई, विपक्ष का काम लड़ना ही नहीं होता है। सुनील सिंह को बार बार ये चीज समझना होगा कि जो सिर्फ लेकिन लड़ने आज से काम। आज सुनील सिंह भी विजय कुमार सिन्हा के कामों की प्रशंसा कर रहे थे। बाद में उन्होंने जो मिर्ची लगा दी अलग बात है। नहीं तो मिर्ची लगे तो आप पकड़िए दीजिए ना, वो भी काम आपका भी है, आप भी। लेकिन शुरू में उन्होंने भी जो है प्रशंसा की इनके कामों की। सर, विजय सिन्हा जी सर आधार पे काम कर रहे हैं ना, आप निष्पक्ष होकर देखिए तो उस काम की प्रशंसा होनी ही चाहिए। बिहार जैसे प्रदेश में इस तरह का काम होना बहुत मुश्किल काम है। जो हिम्मत उन्होंने दिखाया है और जिस मुखरता के साथ वो काम कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जिस मुखरता के साथ वो काम कर रहे हैं ना, आने वाले कुछ समय में हो सकता है उनके पार्टी के ही कुछ लोग उनके दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं रुक रहे हैं किसी परिणाम का फिक्र किए बिना। तो ऐसे चलिए, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई टीम बना ली है। अब आरएलएम के जो विधायक हैं, उन्होंने मिलकर के क्या क्या उसमें संयोजक कौन बने हैं, प्रकोष्ठ अध्यक्ष, ये सब, तो एक नई टीम बनाई है। 40 जिला संयोजक और 11 जो है प्रकोष्ठ अध्यक्षों की उन्होंने घोषणा की है। जब चुनाव में जब यह जीते थे, जीतने के बाद जब अपने बेटे को मंत्री बना दिए, है ना, दीपक प्रकाश को जी, तो उसके बाद से जो विवाद खड़ा हुआ, उपेंद्र कुशवाहा ने अब जब इनके बागी विधायक इनके साथ आ गए, है ना, तो फिर से जो है टीम तैयार कर रहे हैं। हालांकि अभी भी इनके एक विधायक है ना, रामेश्वर महतो, वो इनके पाले अभी तक नहीं आए। हालांकि अब उनका भी स्वर थोड़ा धीमा हो गया है, खुलकर जैसे उस समय बोला करते थे वह नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है चुप हैं। लेकिन अंदर खाने फिर से अपने जो 3 बागी थे उनके इनके साथ, 4 वो तो उनका विधायक है, एक विधायक उनकी पत्नी है जी, स्नेहलता कुशवाहा, दूसरे विधायक में आपको जो माधव आनंद है ना, इसी तरह एक आलोक सिंह है, एक रामेश्वर महतो, 4 वो तो उनके विधायक है। तो उनमें से 3 के 3 बागी थे। लेकिन अब लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा को नहीं, जो चर्चा थी कि खरमास बाद खेल होगा, उस पर तो विराम लग गया। अब तो मना लिए हैं उन्होंने, अब एक नाराज है तो उन्हें भी मना ही लेंगे। अब जब नई टीम बना रहे हैं, फिर से अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, सब बनी गए। अगर रामेश्वर महतो छोड़ते हैं पार्टी से, अब तो सदस्यता चली जाएगी। और 3 वो मिलकर अगर उस समय अलग होते तब तो सदस्यता उनकी बची रहती है, नया अपना एक ग्रुप बना देते। कोशिश तो उन लोगों की थी कि हम आरएलएम को ही हड़प लें, ऐसे ही कोशिश थी ना। उसके अगुआ भी थे रामेश्वर महतो, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हो पाई। कुशवाहा ने अंदर ही सेट कर दिया। मीडिया को भनक नहीं लगी इस बात की किस तरीके से वो उपेंद्र कुशवाहा काम कर रहे हैं। 11 प्रकोष्ठों के अध्यक्ष की जो नियुक्ति की, उनका नाम भी बता देते हैं। अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ में बनाया है अशोक राम को। उसके बाद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में जो है अध्यक्ष बनाया है विनोद चौधरी निषाद को। मतलब एक उधर दिए दलित, दूसरे में दे दिए निषाद अति पिछड़ी जाति से। उसके बाद है युवा प्रकोष्ठ में दिए है चंदन यादवों पर भी जोड़ा डाल रहे हैं, है ना, सब कुशवाहा से जो है सबको दिया गया है। उसके बाद महिला प्रकोष्ठ में तो बनाबे की महिला को बनाना ही था, इंजीनियर स्मृति कुमुद। और छात्र प्रकोष्ठ में है डॉक्टर विवेक कुशवाहा। व्यवसायिक प्रकोष्ठ में बनाया है संतोष गुप्ता को। चिकित्सा प्रकोष्ठ में है डॉक्टर दीपक कुशवाहा, है ना। अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ में है संतोष गौड़, तो आदिवासी है तो बनाना ही था उनको। उसके बाद सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में है उमा शंकर जायसवाल, अध्यक्ष लोगों को बनाया गया। तो शिक्षक प्रकोष्ठ में बनाया है डॉक्टर अनिल कुमार सिंह को। और
एगरमा है विधि प्रकोष्ठा, वहां डॉक्टर रत्नाकर पांडे को। तो नई टीम जो है बेहतर अब ढंग से चलाने के लिए बनाए हैं कि पार्टी में अब टूट की कोई आशंका ना हो। अब ये तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन सोच के तो यही बनाए होंगे रणनीति की भाई। उन्होंने जो है विधायकों को जो है संतुष्ट किया है। हाँ, जैसे आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, हाँ, माधव आनंद को बना दिया है, हाँ, क्या कहता है नेता, पार्टी का नेता, विधायक दल का नेता बना दिया है। तो इस तरह से लोगों को संतोष कर दे। एक तो पत्नी है और उधर जो है जो बागी है रामेश्वर वास्तव अभी भी बागी आ ही जाएंगे। तो अभी टूट की आशंका जो है आना ही पड़ेगा, मजबूरी होगी। कोई और अच्छा पद उन्हें भी दे दिया जाएगा। रामेश्वर वास्तव ने बड़ी कसम खाई थी कि हम जो है राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं जाए। खुल के नहीं बोला है ना? खुल के बोले। अच्छा, ये बात खुल के बोले, ट्वीट किया है। हाँ, और ट्वीट किए तो खुल के बोलना है ना, लिखी बोलिए या लिखिए दोनों तो बराबर हो गया। चलिए, जब नीतीश जी का वचन जब रहा ही नहीं पक्का, वो भी कहते थे कि हम नहीं जाएंगे भाजपा में। देखिए नेताओं के वचन पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नीतीश जी तो पलटते रहते हैं, सब पलटते रहता है सर। कौन वही बात है, रामेश्वर में तो कौन नहीं पलटे, बड़े बड़े दिग्गज पलट जाते हैं यहाँ। तो रामेश्वर महतो भी देखिए, उस बयान को राजनीतिक बयानबाजी होती है, उस पर ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन रही बात टूट की, तो उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत अच्छे से उस डैमेज को कंट्रोल कर लिया है फिलहाल। और जो टीम बनाई है तो हो सकता है नई ऊर्जा के साथ वो अपनी इस टीम में काम करेंगे। और सब दल का भी मतलब सब जाति का भी उन्होंने ध्यान रखा है इस चीज को, क्योंकि पहले क्या था ना कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ये चलता था कि नहीं एक जाति की पार्टी है, मतलब उपेंद्र कुशवाहा के सबसे बड़े नेता, कुशवाहा के सबसे बड़े नेता। अब उनके लोग सब भी अब नहीं बोलना चाहते, नहीं हमारे यहाँ सब जाति होना चाहिए, सब नहीं। तो देखिए विधायक और आलोक सिंह जो झटका लगा था उनको लोकसभा में, टिकट वितरण के समय भी उन्होंने जो है सभी जाति को दिया प्रमुखता। इधर राजपूत को भी दिया, आलोक सिंह को तो उधर माधव राजपूत को तो आलोक सिंह को तो सर इसलिए दिए क्योंकि लोकसभा वाला झटका उनको याद था, इसलिए वो आलोक सिंह को वो दिए और बनाए भी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये तो कहने की बात हो गई नए सिरे से। और उपेंद्र कुशवाहा कुशल नेता है देखिए। और कई बार क्या होता है ना कि जब भी आप पर परिवारवाद का आरोप लगता है, एक बात तो मानना पड़ेगा आपको, जिस हिसाब से इन्होंने अपनी पार्टी को टूटने से बचा लिया, विधायकों को भागने से बचा लिया, बड़ी बात है। तो ये एक जो है कुशल राजनेता का काम है। बगैर बोले हुए चुप रहा करते, बिल्कुल कोई बयानबाजी मीडिया के सामने भी उस तरह के बयान दिया है, कहा कि आपके पास और कोई सवाल नहीं है। कुशल एक जो होता है एकदम पक्का नेता, मतलब जो पक्का राजनेता, और एक होता है कि जो व्यवसायी से नेता बने, दोनों में अंतर देख गया। एक थे मुकेश सहनी, नहीं बचा पाए, कमोबेश वही स्थिति उपेंद्र कुशवाहा की थी, बचा लिए। मुकेश सहनी देख रहे हैं राजनीतिक परिदृश्य से गायब होते जा रहे हैं। कुशल नेता हैं और नए सिरे से फिर पार्टी को आगे बढ़ाने का वो अपना काम कर रहे हैं। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा नई जो है टीम बना ली है उन्होंने। अब जो है जो टूट की जो बात चल रही थी उस पर तो लगता है कि विराम लग ही चुका है। और उपेंद्र कुशवाहा एक कुशल नेता है, अपनी पार्टी को इतनी जल्दी टूटने भी नहीं देंगे। लेकिन एक और चीज है, जो नया प्रोटोकॉल आया है केंद्र सरकार की तरफ से कि वंदे मातरम के 6 लाइन जो है अब आपको गाने होंगे। अब इस पर देखना है कि बंगाल चुनाव है कितना बवाल होता है। बिहार में तो विरोध हो ही रहा है, बंगाल के नेता भी क्या बोलते हैं, क्योंकि न्यूज हाट की टीम बंगाल भी गई हुई है और वहां के भी वीडियोस हमारे चैनल पर आते हैं, तो वो भी देखना नहीं भूलिएगा। और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से सुनील सिंह एक तरफ भाई वीरेंद्र विधानसभा और विधान परिषद में हंगामा करते नजर आ रहे हैं, तो इनका काम ही है केवल हंगामा करना। और जिसकी तारीफ होनी है, विपक्ष भी मजबूर है उसकी तारीफ करने के लिए, जो नाम है विजय सिन्हा का। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।